अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। In the previous lecture, we have studied the concept of poverty, measurement of poverty, vicious circle of poverty, and what are the policies to break this vicious circle of poverty. Today, we are going to start the next chapter that is related to the theories of economic development. There are various theories about economic growth and development, but we will take start from the very traditional theories of economic development, and we will move towards the advanced theories of economic development. वन बाय वन हम जो है वो थ्योरीज डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो थोड़ी ट्रेडिशनल थ्योरीज डिस्कस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि किस तरह इनमें इम्प्रूवमेंट्स आती गई। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि न्यू थ्योरीज आने से पुरानी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, उन पे कुछ पॉइंट्स पे क्रिटिसिज्म जरूर किया जा सकता है, लेकिन जो जिन थ्योरीज का प्रोमिनेंट रोल होता है वो थ्योरीज चाहे पुरानी हो जाए हमेशा याद रहती हैं। सो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरीज है उनमें क्लासिकल थ्योरीज भी आपको मिलेंगी, न्यू क्लासिकल थ्योरीज भी मिलेंगी और फिर मॉडर्न भी। हम क्लासिकल थ्योरी से अपना आगाज करेंगे, क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें 4 तरह की अप्रोचेज होंगी। फर्स्ट है लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल, सेकंड है थ्योरीज एंड पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, थर्ड अप्रोच जो है वो है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन, एंड फोर्थ अप्रोच इज न्यू क्लासिकल फ्री मार्केट काउंटर रेवोल्यूशन. So we take start from the very first theory, that is Rostow stages of economic growth. इससे हम स्टार्ट लेंगे। इससे पहले भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरीज थी, लेकिन ऑब्वियसली हम अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए और इम्पोर्टेंट थ्योरीज को फॉलो करते हुए हम फर्स्ट जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली प्रोफेसर रोस्टो जो है ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। 1960 में उसने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। वो कहता है कि हर कंट्री जो एक डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जाता है उसको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे एक आदमी है, वो मतलब बचपन से बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा जवानी की तरफ जाता है, मतलब उसकी एक स्टेजेस है ना। ग्रेजुएट होता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, एक स्टेजेस है, बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह कहता है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसकी भी एक स्टेजेस है। अगर इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ जाती है, एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरफ जाती है, मूव करती है, तो उसकी भी एक स्टेजेस है जिनमें से गुजरना पड़ता है। तो उन स्टेजेस को बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है। सो रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर वॉल्ट रोस्टो, एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इन 1960. The model postulates that economic growth occurs in 5 basic stages of varying length. First one is traditional society. Second one is preconditions to take off. Third one is take off condition. Fourth one is drive to maturity. And fifth one is high mass consumption. ये 5 स्टेजेस हैं जिनमें से कंट्रीज को, हर कंट्री को गुजरना पड़ता है बाय प्रोफेसर रोस्टो। लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्टेजेस। हम हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। फर्स्ट स्टेज इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी आर एज अंडर: it characterized by subsistence agriculture sector, almost completely a primary sector economy, limited technology, rigid society, lack of class or individual economic mobility, with stability prioritized and change seen negatively. Let me explain these characteristics.
ट्रेडिशनल सोसाइटी ये ऐसी स्टेज है जिसमें कंट्रीज का जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी होती है। और एग्रो बेस्ड इकोनॉमी भी ऐसी कि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है। सब्सिस्टेंस का मतलब है कि गुजारे लायक अपने लिए बस प्रोड्यूस कर लेना, ये लेवल होता है कि हम अपना गुजारा कर रहे होते हैं, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही होती है, लेबर फोर्स। और मेजर पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रह रही होती है। दे आर स्टिक टू देयर कस्टम्स, वो अपनी रवायत के साथ चिमटे होते हैं। वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव नहीं करना चाहते, ना ही इंडिविजुअल मूवमेंट होती है ना ही कलेक्टिवली कोई मूवमेंट होती है। मतलब ना ही घर के घर मूव करते हैं, ना ही कोई इंडिविजुअल जो है वो एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए मूव करता है। स्टेबिलिटी प्रायोरिटी होती है कि हमने स्टेबल रहना है, बस यहाँ पे स्टेबल रहना है, हमने मजीद आगे कुछ नया मतलब आगे बढ़ने की कोई एफर्ट नहीं है। यू कैन से दैट चेंज सीन नेगेटिवली। तो सारा प्राइमरी सेक्टर पे बेस करता है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो है वो ट्रेडिशनल वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कोई उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, तो उसे वो सेल्फ मार के जो खड़ा कर देते हैं, गर्म हो जाए या व्हाट्सएवर, जैसे गाड़ी आप स्टार्ट कर देते हैं, तो ये वो चीज है, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। एक्सटर्नल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स initiate economic change. Development of more productive commercial agriculture and cash crops not consumed by producers or largely exported. Widespread and enhanced investment in changes to the physical environment to expand production. अब इसमें बेसिकली होता क्या है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ में, मेन ऑक्यूपेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इजाफा होना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल पे नहीं होते हम सरवाइव कर रहे, अब प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। सर समझ नहीं आई इसकी। बेटा अभी बता तो रहा हूँ, अभी इसको 5 मिनट इसी को बताना है, होपफुली एंड तक जो है ना जब पहुंचूंगा फिर बताना कि समझ आई कि नहीं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि आपके मेथड्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि एक्सटर्नल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इंक्रीज। मतलब दूसरे कंट्रीज में जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, इनके लिए डिमांड में इजाफा होता है दूसरे कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली फिर हम क्या करना, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। कोशिश करते हैं कि कंट्री में कम कंज्यूम हो और जो है वो बाहर सेल कर जो है वो आप कह लें दर मुबादला कमाया जा सके, ये काम स्टार्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आती है, इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है, पोर्ट्स को इंप्रूव किया जाता है। इस स्टेज में एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे रूरल, जैसे मैंने बताया था कि रूरल टू अर्बन एरियाज में पिछली स्टेज में जो है वो मूवमेंट नहीं थी। अब इस स्टेज में क्या होता है, मतलब रूरल से अर्बन एरियाज में इंडिविजुअल मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इंडिविजुअल मोबिलिटी का मतलब है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या कहीं जॉब करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो भेजना स्टार्ट कर देते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब फिर जब लोग बैठते हैं तो नेशनल इंटरेस्ट की बात भी होती है, नेशनल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात भी होती है कि किस में हमें फायदा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
जिस तरह ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो ये था कि वो अपने कस्टम से, रिजिड सोसाइटी है, उनसे चिमटे होते हैं, वो कोई ग्रोथ की, बढ़ने की, आगे बढ़ने की बात ही नहीं करते। लेकिन इसमें अब जो है इस तरह की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ प्री कंडीशंस टू टेक ऑफ। जी बताएं, क्लियर हुआ पॉइंट के नहीं? जी पॉइंट बताएं, क्लियर हुआ है या नहीं? ये जो स्टूडेंट अभी बेटा आपने पूछा था, आप बताएं आपको पॉइंट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, या मैं दोबारा बता जी दूं? सर हुआ है। ओके, ऑल राइट। देन थर्ड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इज टेक ऑफ स्टेज। जैसे मैंने बताया था कि वो एरोप्लेन को सेल्फ मार दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अब टेक ऑफ स्टेज में क्या करते हैं कि जो है वो आप ये कह लें कि रनवे उसने स्टार्ट कर दिया है उड़ने के लिए, रनवे स्टार्ट कर दिया, आप ये कह सकते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज आर एज अंडर। अर्बनाइजेशन इंक्रीजेज। अर्बनाइजेशन का मतलब है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो सॉरी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसीड्स। शिफ्टिंग ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर फोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। दूसरे सेकंड वे में भी इसे देख सकते हैं कि जो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब भी यही है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। दोबारा बोलता हूं, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। पहले था सिर्फ इंडिविजुअल मोबिलिटी, अब जो है वो फैमिलीज भी जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। इस स्टेज में, थर्ड स्टेज में, टेक ऑफ स्टेज में, फैमिलीज भी जो है वो रूरल से अर्बन एरियाज में मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब लेबर फोर्स हमारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। या आप ये कह लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो शेयर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। फोर्थ वन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स सर इज, ये क्यों होता है वैसे, दोबारा बता दें थोड़ा सा। अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो ऐसा हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर मैं क्यों की तरफ भी आ जाता हूं। जैसे पाकिस्तान बना था 1947 में, 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती थी। इस टाइम हमारी पॉपुलेशन का अराउंड जो है वो 50% जो है वो रूरल एरियाज में रहता है, बाकी जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो गए। अब लेबर फोर्स की एग्जांपल देता हूं। जब पाकिस्तान बना था हमारी लेबर फोर्स का 76% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था। इस टाइम हमारी लेबर फोर्स का 44% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, बाकी किधर चला गया? इंडस्ट्रियल में या सर्विसेज में शिफ्ट हो गया। अमेरिका की एग्जांपल देता हूं साथ में, ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ जाना ना। अमेरिका की लेबर फोर्स का सिर्फ 1% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, और जीडीपी में भी उनका 1% कंट्रीब्यूशन है। ठीक हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, अब क्यों का जो आंसर देता हूं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिशनल सेक्टर, while industrial and सर्विसेज सेक्टर आर कंसीडर्ड एज अ मॉडर्न सेक्टर। तो आप ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में मूव नहीं करना चाहेंगे? चलें ये भी छोड़ दें, नहीं करना चाहते ना करें, ये भी छोड़ दें। अनदर रैशनल, मेरे पास एक और रीजन है। हमारे पास हिस्ट्री में, पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी एग्जांपल मिलेगी, और ना होने के बराबर ऐसी एग्जांपल मिलेगी कि कंट्री कोई एग्रीकल्चर सेक्टर को में इन्वेस्ट करके या एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके डेवलप हुआ हो। हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है।
कि कोई कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके डेवलप्ड हो गया हो, बट वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि जो कंट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करके डेवलप्ड हुए हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स, चाइना देख ले, कोरिया देख ले, ताइवान देख ले, मलेशिया देख ले, इंडोनेशिया देख ले, ये सारे इमर्जिंग कंट्रीज हैं। फ्रांस को देख लें, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज देख लें, जापान देख लें, यूएसए देख लें। हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल है जिन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया और वो डेवलप्ड हो गए हैं। दैट्स वाई लेबर फोर्स, क्यों हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, जाना चाहते? तो ये स्टेजेस है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, आप चाहे ना जाना चाहें लेकिन जो जाना चाहते हैं उनको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। दैट्स वाई लेबर फोर्स जो है वो मूव करेगी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में। बेटा पॉइंट क्लियर है या नहीं? मैं दोबारा एलैबोरेट कर दूं? ठीक है सर। क्लियर है बेटा? अगर कोई कंफ्यूजन है, यू आर फ्री टू आस्क। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, इस स्टेज में भी टेक्नोलॉजी भी जो है वो आएगी, टेक्नोलॉजी इन होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर की निस्बत। प्राइमरी सेक्टर ये होता है मतलब अगर जो हम रॉ मटेरियल वगैरह ही सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर ये है कि हम मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज को भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, तो वो भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, तो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। टेक्सटाइल्स आर यूजुअली द फर्स्ट टेक ऑफ इंडस्ट्री एज हैपेंड इन ग्रेट ब्रिटेन क्लासिक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। और फर्स्ट में जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में जो इंडस्ट्रीज लगेंगी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होंगी। और उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो डेट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। और चूंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर मेन ऑक्यूपेशन रहा होता है, हम उससे एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो हमारी लेबर फोर्स आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही होती है। तो जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट में लगाई जाती हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, वो डेट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है डेट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ऐसा ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरमियान हुआ था यूके में। फोर्थ वन इज स्टेज इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। जैसे ऐसे जहाज ऊपर पहुंच कर जो है वो एक रनवे पे उड़ रहा होता है एक स्मूथ वे में, मजीद वो स्टेबलाइज करता है अपने आप को जब वो, तो ये वो स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज आर एज अंडर: diversification of the industrial base, multiple industries expand and new ones take root quickly। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बन जाती हैं और नई भी बन रही होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्रिवन कैपिटल गुड्स टूवर्ड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं वो कैपिटल गुड्स की बजाय अब जो है वो ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो गई, ये सारी कंज्यूमर गुड्स हैं। क्योंकि इस स्टेज पे जो है वो कंज्यूमर जो है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है और कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं। पिछली स्टेजेस में कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस होती है खाना पीना कर लें बस गुजारा करें। इस स्टेज में चूंकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड पे आ चुका होता है तो उसकी जो प्रेफरेंसेस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब वो फूड आइटम्स पे खर्च करने के बाद उसके पास पैसे बच जाते हैं कि वो जो है वो घर के लिए ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सके, वो मोटरसाइकिल परचेज कर सके, वो गाड़ी परचेज कर सके, वो जो है वो फ्रिज एसी परचेज कर सके, उसके पास पैसे बच जाते हैं। तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स कंज्यूमर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फोकस जो है वो स्कूलों पे इन्वेस्टमेंट, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल के इन्वेस्टमेंट पे हो रहा होता है। मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो 3 है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है अब वो 5 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कंसीडर करते हैं। मतलब फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इनको हम जो है वो डेवलपिंग के लिए बेसिक नेसेसिटीज कंसीडर करते हैं। हेल्थ और एजुकेशन जो है वो फिर बाद में शामिल कर देते हैं हम, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे अब जो मेन फोकस है ड्राइव टू मैच्योरिटी कंडीशन में वो हेल्थ एंड एजुकेशन पे आ जाता है।
नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में इजाफा करते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स में या हेल्थ फैसिलिटीज में इजाफा करना स्टार्ट कर देते हैं इस स्टेज में। एंड द लास्ट स्टेज इज हाई मैस कंजम्पशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज आर एज अंडर द इंडस्ट्रियल बेस डोमिनेट्स द इकोनॉमी। The primary sector is of greatly diminished weight in economy and society। मतलब कहता है इंडस्ट्रियल बेस या सर्विसेज बेस जो है वो इकोनॉमी को डोमिनेट कर लेता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डिमिनिश होकर रहा था। चाइना को देखें, जैसे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ने डोमिनेट किया हुआ इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसका जो वेट जीडीपी में बहुत कम है। अमेरिका की मैंने एग्जांपल दी कि सिर्फ 1% जीडीपी जो है डेट कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, और बाकी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विसेज सेक्टर से आती है। वाइड स्प्रेड एंड नॉर्मेटिव कंजम्पशन ऑफ हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब कंजम्पशन जो है वो ट्रेंड बदल जाता है हाई वैल्यूड कंज्यूमर गुड्स की तरफ, ऑटोमोबाइल, गाड़ियां, लैंड क्रूजर, सो ऑन। Consumer typically, if not universally, have disposable income beyond all basic needs for additional goods। बेसिक नीड्स फुलफिल करके भी उसके पास अच्छी एडिशनल अमाउंट इनकम की बच जाती है टू स्पेंड ऑन अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, लग्जरी आइटम्स पे स्पेंड करने के लिए। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज डिस्कस्ड बाय प्रोफेसर रोस्टो। ऑब्वियसली उसने थ्योरी प्रेजेंट की है, जरूरी नहीं है कि अब हर कंट्री पे वो सूट बैठे। अब मैं इसके हट के बात कर रहा हूँ, हम पाकिस्तान के लिए आज से सोच रहे होंगे पाकिस्तान में कहाँ पे फॉल करते हैं, उसने पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थ्योरी, इन जनरल उसने इन जनरल बनाई है। तो अगर इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थ्योरी बहुत अच्छी है। बहुत सारी करेक्टरिस्टिक हम फील कर रहे हैं कि ऐसे ही है, ट्रेडिशनल स्टेज में यही था। अगर हम पाकिस्तान को देखें देन जो है वो टेक ऑफ, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ या टेक ऑफ में यही कुछ हो रहा था। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो जो करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं वो सारी की सारी हम मीट कर रहे हो, लेकिन मेजोरिटी तो हम मीट कर रहे होंगे। ऐसा ही फेस करना पड़ता है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपिंग कंट्री से डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इन्हीं स्टेजेस से मूव करना पड़ता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। Rostow asserts that countries go through each of these stages fairly and linearly. Not all of these the conditions were certain to occur at each stage. However, and the stage and transition periods may occur at varying lengths from country to country and even from region to region। कहता है कि अगर इन जनरल टर्म में बात करें तो हर कंट्री इन स्टेजेस से गुजरेगा, लेकिन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट करना जरूरी नहीं है, और ना ही इन स्टेजेस के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, कोई जल्दी चला जाता है बेटर पॉलिसीज के जरिए, कोई लेट हो जाता है। तो कोई भी इनके लिए टाइम पीरियड की लेंथ कोई फिक्स नहीं है, और ऑब्वियसली कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये वेरी करता है, क्योंकि हर कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं और हर रीजन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंट होती हैं। So there are some criticism point on the Rostow stages of economic growth। Obviously हम बाद में आने वाले जो है वो थ्योरी पे क्रिटिसाइज करते हैं, बट ये क्रिटिसिज्म जो है इसका ये मतलब नहीं होता कि उस थ्योरी की वैल्यू कम हो गई है, ऐसा नहीं है। उस थ्योरी का मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्रिटिसाइज तो ऑब्वियसली होता है, हर आप आज भी कोई थ्योरी लिखेंगे तो उसमें भी फर्दर क्रिटिसाइज होगा। आप खुद दूसरे बंदे तो दूर की बात है, आप खुद एक बुक लिख रहे हैं, अगर उसको साल बाद या 2 साल बाद पढ़ेंगे आप, तो आप उसमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा चलता है। सो देयर आर सम क्रिटिकल पॉइंट। रोस्टो इज हिस्टोरिकल इन द सेंस दैट the end result is known at the very outset and is derived from historical geography of developed and bureaucratic society। पहला क्रिटिसिज्म यह कहता है कि ये तो फर्स्ट स्टेज से लेकर एंड रिजल्ट तक तो पहले ही जानता था, ठीक है ना। तो वो कहता थ्योरी मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, वो फर्स्ट पहली बात से लेकर आखिरी बात तक तो रिजल्ट इज नोन एट द वेरी आउटसेट, उसे पहले ही पता था। दूसरा ये कि ये
डेवलप्ड कंट्रीज की जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल पिक्चर के मुताबिक बनाया गया है। मतलब वो कहता है कि डेवलप कंट्रीज को फॉलो किया गया है, डेवलप कंट्रीज इन स्टेजेस से गुजरे हैं, उनको देखते हुए ये जो है वो स्टेजेस जो है डिज़ाइन की गई हैं। हिज मॉडल इज बेस्ड ऑन अमेरिकन एंड यूरोपियन हिस्ट्री and defines the American norm of high mass consumption as integral to the economic development process of all industrialized society। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट समझ आया होगा कि कहता है अमेरिकन और यूरोपियन हिस्ट्री को देखते हुए ये डिज़ाइन की गई हैं और जो हाई मैस कंजम्पशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अमेरिकन नॉर्म के मुताबिक हैं, उसमें जो अदर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उनको वो कंसिडर नहीं इतना किया गया। रोस्टर्स मॉडल डज नॉट अप्लाई टू द एशियन सर एंड जी बेटा ये हाई मास कंजम्पशन तो ये होता है ना, हम किस मतलब कंज्यूम कर रहे हो, तो ये मास से रिलेटेड मतलब इसकी समझाएं थोड़ा सा। मैस पॉपुलेशन को भी कहते हैं, तमाम पॉपुलेशन को, मेजोरिटी को। हाई मैस कंजम्पशन बेसिकली इसका जो लफ्जी मीनिंग है, ये हमने इसकी फोर्थ स्टेज का नाम, फिफ्थ स्टेज का नाम था हाई मैस कंजम्पशन, उसने रखा। ये इस कंजम्पशन इसके बारे में किया गया है और ये किस बेस पे रखा गया है, क्योंकि हाई मैस कंजम्पशन इसमें यह है कि आपका जो पॉपुलेशन की जो कंजम्पशन है वो ऑप्टिमम लेवल पे होती है। पॉपुलेशन की जो कंजम्पशन है वो ऑप्टिमम लेवल पे होती है, मतलब हम अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बाद भी हमारे पास अच्छी रकम बच जाती है कि हम लग्जरीज आइटम्स पे खर्च कर सकें। इसका ये मतलब है। क्लियर है बेटा? यस सर। Another criticism is that Rostov's model does not apply to the Asian and African countries, as events in these countries are not justified in any stage of this model। कहता है एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पे ये नहीं अप्लाई हो सकता। ऑब्वियसली जैसे अफ्रीकन कंट्रीज को देखें तो 1981 में जो उनका पावर्टी रेट था और इस टाइम जो उनका पावर्टी रेट है उसमें इनसिग्निफिकेंट सी चेंज आई है, तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आई। खैर, the stage are not identifiable properly as the conditions of takeoff and precondition to takeoff stage are very similar and also overlap। Another criticism is that कि टेक ऑफ स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, तो ये इनको इकट्ठे भी स्टडी किया जाता है। ये क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत सिमिलर है। According to Rostow, growth becomes automatic by the time it reaches the maturity stage by, but Kuznet, ये Kuznet another economist who criticized this, but Kuznet asserts that no growth can be automatic, there is a need for push always। रोस्टो के मुताबिक ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर है कि हम ऑटोमेटिक स्टेजेस में मूव करते जाएंगे, ठीक है। और प्रोफेसर कुजनेट कहता है कि कोई भी ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती है, हमेशा उसको धक्का लगाने की जरूरत होती है। धक्का लगाने से मुराद है ग्रेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की, तो अगर ग्रोथ ऑटोमेटिक होती तो इस टाइम अफ्रीकन कंट्रीज में इंप्रूवमेंट देखने में आ चुकी होती। जी यहाँ तक आप कर लीजिएगा। सर ये वाला पॉइंट जरा क्लियर कर दे जो आपने बताया किजनेट वाले का। जी मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ लास्ट क्रिटिसिज्म को। रोस्टम के मुताबिक ग्रोथ जो है वो कहता है ऑटोमेटिकली जो है वो हैपन हो जाएगी, स्टेजेस से हम मूव करते जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, टूवर्ड्स मैच्योरिटी। लेकिन प्रोफेसर कुजनेट कहता है कि कोई भी ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, देर आर ऑलवेज नीड टू पुश अप इकोनॉमी। हमेशा इकोनॉमी को पुश अप करने की जरूरत होती है, पुश अप करने की जरूरत होती है, धक्का लगाने की जरूरत होती है। अब वो कैसे लगाया जाता है? इन्वेस्टमेंट करके, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके। और फिर मैंने आपको इसकी एक और एग्जांपल दी कि ये ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, जैसे जैसे रोस्टो ने कहा है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक होती तो अफ्रीकन कंट्रीज में इंप्रूवमेंट देख चुके होते आप। 1981 में अफ्रीका में जो पॉवर्टी रेट था वो अराउंड 51% ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। 2008 में जो है वो अराउंड 48% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। स्टिल इन 2020 अराउंड 45% ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो फर्स्ट स्टेज पे ही हैं अभी तक या सेकंड में है, वो आगे मूव ही नहीं कर रहे। सो कोई भी ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होती।
क्लियर है बेटा? इसके लिए पॉलिसी, इसके लिए पुशअप करने की जरूरत होती है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क।